तो 12वें सत्र में हमने 2 प्रमुख कंप्लीट किए आहार और औषधि में। एक तो भूमि तत्व, धरती से मिलने वाली चीजों में को जाना, क्लासिफिकेशन, फूड और बहुत चीजों को, और उसके ऊपर हम आए तो हमने पानी के प्रयोग, पानी पीने की कला, पानी की आवश्यकता, उपयोगिता, सब कुछ जाना है ना। तो ये दोनों ही स्थूल तत्व हैं। अब सूक्ष्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सूक्ष्म में पहला जो आएगा, सूक्ष्म 3 तत्व हैं जो हमारे भोजन भी हैं और जो हमारी औषधि भी है। इन तीनों की जानकारी गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग कुछ न कुछ बीमार ही हैं। तो उसमें इन तीनों तत्वों का गहरा संबंध है। तो हवा तत्व, वायु तत्व, एयर बाथ है ना, एयर जो फूड भी है और मेडिसिन भी है, हवा, इसको जानना है। कैसे हम वायु से आज के समय में वंचित होकर अपने ही शरीर की लचक, अपने फेफड़ों की लचक को कमजोर कर दिए हैं और इनकी कितनी उपयोगिता है। तो आज के सत्र में हम इसके बारे में जानेंगे और 2 पार्ट में इसे हम कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल आज भी बताएंगे, क्योंकि वायु तत्व तो कहते ही प्राणायाम की एक क्रिया याद आती है कि प्राणायाम के द्वारा ही हम वायु को लेते हैं। ऐसी बात तो है, लेकिन और भी बहुत तरीकों से हम इस हवा का सेवन करते हैं और हवा से वंचित भी रहते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी मानव वायु के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन वायु किस तरीके से हवा हमें लेना है, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि ये श्वास जो है, ये हवा जो श्वास के द्वारा हम लेते हैं, एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, बहुत सहज स्वाभाविक है। तो हम इस पर ध्यान नहीं देते, गहरी सांस नहीं लेते। इससे फेफड़ों की लचक कम हो जाती है और धीरे धीरे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो भी घटती चली जाती है। तो इसके लिए कई चीज उत्तरदायी हैं, क्योंकि आज के वातावरण में हम ऐसे घरों में रह रहे हैं, ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं, ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं कि सारा दिन हमें कृत्रिम वायु में ही रहना पड़ता है। जो प्राकृतिक वायु है, अभी हमें उसकी परिभाषा भी भूल गई है कि एक्चुअल में नेचुरल हवा किस तरीके से शरीर में शुद्धि करती है और अशुद्धि को निकालती है। सभी तत्वों के 2 काम हैं जो प्राकृतिक हैं उनके, है ना। एक तो शरीर में चीजों को अपनाने में मदद करना, एसिमिलेशन में मदद करना, और दूसरा उनके जो एलिमिनेशन है, फालतू की चीजें हैं, उनको फेंकने में भी मदद करना। तो अगर हमें ऐसे प्राकृतिक तत्वों के बैलेंस की स्थिति ना हो, या यही मिलता ना हो, है ना, नेचर नहीं मिलता हो, हवा नहीं मिलती हो ढंग से, तो ये दोनों तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर हम रोगी होते चले जाते हैं, अलग अलग जगहों में लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो हवा एक, चूंकि मानो एक हवा का प्राणी है, अंतिम श्वास भी हवा के द्वारा ही अंदर जाती है, और जब वो ठीक से बाहर आई और फिर अंदर नहीं जा पाने की ताकत, तो वो फिर हमारी शरीर को छोड़ने की स्थिति बन जाती है। तो समझने की बात है कि हवा की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है और वैल्यू है। तो घरों की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हवा के आने जाने का प्रबंध हो। व्यवस्था तो कुछ होती भी है, लेकिन लोगों को लगता है कि घर गंदा ना हो जाए। अंदर का घर गंदा हो तो कोई बात नहीं है, उसको दूसरों को दिखा लेंगे, लेकिन अपने स्थूल घरों को ज्यादातर लोग बंद करके रखना पसंद करते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी धुआं से बचत करने के लिए। उसके अलावा भी घर के अंदर कुछ ऐसे चीजों का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे अपनी पूजा के लिए कुछ अगरबत्ती, धूप बत्ती, लुबान, इस तरीके से भी पूजा वगैरह करते हैं। ये उनका अपना मैटर है, लेकिन उसके जो धुएं से किस तरीके से हमारी श्वास वायु दूषित होती है, ये समझना है। जब ये समझ आ जाती है तो फिर हम इन चीजों के प्रयोग से अलग हटते हैं। घर का वायुमंडल कुछ ऐसा ही होता है कि वहां शुद्ध वायु का बहुत हो पाना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए बाहर की वातावरण में निकलना सुबह शाम, है ना, किसी भी टाइम ऐसे बनाकर बहुत जरूरी है। क्योंकि जो श्वास हम लेते हैं वो श्वास घर के अंदर वही दूषित श्वास ही रहती है, और केवल हमारी अपनी ही श्वास नहीं, इसके अलावा घर में जो भी हमने प्रबंध किए हुए हैं,
पर्दे हैं, बहुत सारा, कईयों के घर में तो बहुत सामान है, तो जो भी सामान है सब सांस लेता है। सांस माने डस्ट को एब्जॉर्ब करता है, और जब आप सांस लेते हो तो वही डस्ट आपके पास पहुंचती है। तो अपने घर में कोशिश करें जो जरूरत के सामान हैं उनको रखें, बाकी गैर जरूरत के सामान को या तो हटा दें या किसी के को दे दें। बेकार की चीजों को ना रखें, और खास कर जो सोने का कमरा है जिसमें आप सोते हो रात को, रात के समय चूंकि शरीर एसिमिलेट करता है, बहुत से तत्वों को अपनाता है, तो उस समय इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ये समझना है। रात के साइकिल में हमारे 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, मॉर्निंग 4 बजे तक का जो साइकिल है वो कुछ शरीर अपनाता रहता है, उसमें एसिमिलेशन चलता रहता है। तो एसिमिलेशन के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब प्राण शक्ति को पड़ती है, ताकि वो सही डिपार्टमेंट में सही सही तरीके से चीजों को शुद्ध करके पहुंचा सके। और वायु जब खून के में मिलती है, श्वास के द्वारा जाती है, फेफड़ों के द्वारा, तो वो पूरे खून के अशुद्धि को दूर करती है, और तरह तरह के और गहरे काम होते हैं। लेकिन आज के वायुमंडल में अप्राकृतिक साधनों को अपनाने की वजह से, उसी को सही मानने की वजह से, जो हमारे चिकित्सक हैं जो इस बारे में जानकारी, वो उन्होंने तो पूरा ही एकदम कब्रिस्तान ही बना रखा है, और हमारा घर भी वैसे ही है। तो चीजें ऐसी आ गई हैं जो ऊपरी तौर से आराम देती हैं, तो उनमें फिर सारी खिड़की को बंद करो, दरवाजों को बंद करो, और उसमें थोड़ी देर उसमें सांस ले, कोई बात नहीं है। लेकिन पूरी रात अगर सांस ऐसे मिलेंगे तो तकलीफ, भले घर ऐसे गर्म हो जाते हैं तो कुछ कूलर वगैरह लगा लें जिसमें कि हम अपने दरवाजे जाली कुछ खोल कर रख सकें, कुछ बाहर की वायु जरूर आए। इसको समझें कि किस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट रतन है ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। आज इतनी फेफड़ों की बीमारियां हैं, वजह तो कई सारी हैं। एक तो हम बीच बीच में खाते रहते हैं, अधिक खाते रहते हैं, जिसके कारण कि श्वास वायु को ठीक से ले नहीं पाता है। भोजन तो है ही, लेकिन भोजन के अलावा और भी चीजें उत्तरदायी हैं। और दूसरी चीज, श्वास को ठीक ढंग से हम लेते नहीं हैं, तो वो भी एक कमी है जिसकी वजह से परेशानियां, रोग आते हैं। और फिर तीसरी जो वजह आती है, वो जब ये दोनों वजहें बनती हैं तो शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, जो गंदगी को बाहर फेंकना है ना, वो ठीक से हो नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं रिटेंशन रहता है, जिससे ही शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। कई बार देखा होगा जब मन भी घबराता है तो मन, कहा जाता है हवा में जाओ। कई लोग पूछते हैं कि हमें कुछ बर्दाश्त नहीं होता, माने कि इरिटेशन बहुत जल्दी होता है, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि वजह क्या क्या है। खान पान तो है ही, हमारे विचार तो है ही, उसके अलावा जो ये हवा, बंद हवाओं में जो हम रहते हैं, बंद घरों में सारे समय रहते हैं, तो उससे वही दूषित, वही, और कपड़े भी कुछ ऐसे तंग पहनते हैं, कॉटन नहीं पूरे तरीके से डाल पाते, ढीले नहीं, क्योंकि फैशन की दुनिया है। तो ये सब वजहों से खून की शुद्धि नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से शुद्धि नहीं हो पाती, है ना। तो अब ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन स्वामीनाथन जी ने बताया है कि कोई भी कार्य अहिंसक रूप से करना है। तो हवा स्नान जो हमें करना है उसमें प्राणायाम है, हमारे कुछ योगासन, छोटे मोटे योगासन हैं, कुछ लोग करते हैं क्योंकि आजकल प्रचार प्रसार बहुत है, घरों में दिन भर बंद रहते हैं, तो सुबह शाम थोड़ा सा हाथ पैर को हिलाने की प्रक्रिया है। तो उसमें भी अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक करना है। एक ये भी बात बहुत ध्यान दें, कई लोग शक्ति के बियॉन्ड करते हैं। शक्ति के बियॉन्ड करने से प्राप्ति के बजाय कुछ ना कुछ हमको हानि भी हो जाएगी। तो इसलिए शक्ति के अनुसार प्राणायाम जैसी क्रिया को करें, और उससे भी ज्यादा जो सामान्य रूप से है, अपने घरों की व्यवस्था। कई लोग डिप्रेशन में हैं, उन्हें पता नहीं चलता, डिप्रेशन, एजुकेशन है, ये सब जो है, एंजाइटी, ये सब भी ठीक से वायु को का प्रवेश शरीर में नहीं होता, गंदी ही वायु शरीर में सर्कुलेट होती रहती है ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस वायु की जो जरूरत है, हवा की जो जरूरत है, अंदर के काम बनाने के लिए जो टिश्यूज हैं, अंदर टिश्यूज हैं, उनको हवा के तत्वों से ही उनके कार्य करने की विधि चलती है। और जहां हवा ये शुद्ध नहीं मिलती है तो वो उनकी कार्य क्षमता घटती है। अंदर की ही बात नहीं है, बाहर भी जो स्किन पोर्स के द्वारा हम जो वस्त्र वगैरह ले पहनते हैं, वो भी कुछ ऐसे हों कि वो स्किन के द्वारा भी सांस हम लेते ही रहते हैं, है ना। अब इस हवा की और उस हवा में कई लोगों को ये शायद क्वेश्चन भी आ जाए कि क्या अंतर है, हम अगर पंखे की हवा में, एसी की हवा में सांस ले रहे हैं, शरीर को कुछ आराम दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो हवा ही है। लेकिन इसके अंतर को भी जानना है। जो प्राकृतिक हवा है
नेचुरल हवा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसको आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लगातार नहीं बहते। बाहर की हवा रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, शरीर को छूती है, फिर थोड़ी देर नहीं चलती है तो शरीर में एक तरीके से पसीना जैसा या गर्मी सी आती है, फिर उसके ऊपर हवा लगती है, तो वो अपना नेचुरल एसी जब बनाती है तो समझो हल्कापन, लाइटनेस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जो स्वास्थ्य के लक्षण हैं वो उभरते हैं। तो एक तो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, दूसरे वो रुक रुक कर चलती है, तीसरे उससे शरीर में बहुत हल्का, खून की सफाई के साथ ही बहुत ही हल्कापन आता है। तो एक नॉर्मली हम चलते हैं, केवल मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके द्वारा भी हम हवा को सेवन करते हैं। तो अपने हाथों को बंद करें, खोलें और चलें। गर्मी के दिनों में बहुत अधिक जब पसीना चलने से आता है, थोड़ा हाथों को बंद करें, खोलें, कभी कई बार ऊपर भी ऐसे कर लें, ऐसे ऊपर कर लें, नीचे कर लें, चलते हुए, सिर्फ ये चलने की बात में है। और मन को शांत रख के चलें, बातों को करते हुए ना चलें। जब आप हवा स्नान ले रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो उस समय आप, आपका शरीर और उससे मिलने वाली जो भी अनुभूति है या फीलिंग्स है उसमें ही रहें। इसी को योग कहते हैं, टोटल अप्रोच कहते हैं। जिस कार्य में हम रहें, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, गीली पट्टी अगर चाहें तो लगा लें और अपना हवा के अंदर अकेले अपने साथ अपनी बातें करते हुए, पॉजिटिव थॉट के साथ, बेसिकली हवा को ही आभार प्रकट करते हुए चलें। अगर गर्मी भी लग रही है तो भी, अगर आपके मन हल्का है, विचार अच्छे हैं, तो वो गर्मी महसूसता में नहीं आएगी। तो उसके साथ योग लगाते हुए चलेंगे तो हवा को तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत वैल्यू दिया गया है। कहा ही गया है, वायु तोयम ब्रह्मासि। ये तो सिर्फ कहा गया, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, लेकिन ब्रह्मासी या कोई भी सी हो, हमें तो ये सी करना है, देखना है क्या हवा में बाहर खड़े होने से, चलने से, बैठने से, सांस लेने से, वस्त्र ढीले रखने से हमारे अंदर हल्कापन आ रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है, हा? हमारा शरीर हल्का हो रहा है। उसके लिए किसी उम्र की दराज नहीं है कि हम अगर 80 साल के हैं तो हमको हवा नहीं ठीक से मिलेगी। 80 साल में भी जो ताकत है उससे भी आप उतने ही हल्के रहेंगे जितने कि आप 40 साल में रहते थे। ये केवल एक सोच है, उस सोच से अपने आप को अलग रखना है। तो हवा स्नान खुशी खुशी करें और हवा स्नान के महत्व को समझें हैं। और हवा की हमें इस स्वच्छ वायु की आवश्यकता क्यों है, वो भी एक बात है। आवश्यकता वही है, अंदर की सफाई को बनाने के लिए, टिश्यूज को अपने काम करने के लिए, और बाहर स्किन को अपने काम करने के लिए है। इन्हीं जो भी 3 कारण बताए, इसी वजह से तो हम बीमार पड़ते हैं। भोजन की अधिकता से श्वास ठीक से ले नहीं पाते, दूसरे नहीं ले पाते हैं तो वायु तत्व ठीक पहुंचता नहीं। जब ये नहीं पहुंचता तो शरीर मोटे मोटे तौर पर, शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो ठीक से निकलते हैं, निष्कासक अंग ठीक से काम करते नहीं। इन सब वजहों से ही हम बीमार पड़ते हैं। तो अब बात आती है, अब जो अपने अपने घरों में जो भी स्थिति है उसको संभालें और वायु के इम्पोर्टेंस को समझें। सभी जानते हैं और आज के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो वायु स्नान लेने के पहले पेट हल्का होना जरूरी है। स्थान, समय, इन सब चीजों को भी जानना है। स्थान हरियाली वाला स्थान हो, एकांत में बैठकर काय स्थिति को सीधा रखकर, अगर बैठकर कुछ करने जैसे प्राणायाम वगैरह करने तो आराम से बैठकर वायु का सेवन करें, वो भी एक सेवन ही है। तो शांत स्थान में बैठे, हरियाली वाले स्थान में बैठे, वस्त्र सूती हो, ढीले थोड़े हो, ताकि हवा शरीर ले सके, मन पूरा शांत हो। ये सारी बातों को लेकर हम प्राणायाम जैसी क्रियाओं को संपन्न करें तो उससे तुरंत हल्कापन आएगा। मन अगर भारी है किसी वजह से, अशांत है, क्योंकि घर में सबके साथ हिसाब तो बैठता नहीं है, हिसाब की एक किताब तैयार है, कहते हैं ना हिसाब किताब, तो वो किताब तैयार है। तो उस किताब को हमें क्या करना है, अलग रख के अपने हिसाब को अब उसमें एड ऑन नहीं करना है, किताब को क्लियर करना है। उस क्लियरेंस में वायु बहुत हमें सहयोग देगी, क्योंकि हम मन से जब अंदर ही जाकर वायु के महत्व को समझकर है। और रही बात कब करें, सुबह करें कि शाम को करें, प्राणायाम है या वॉकिंग है या वायु स्नान है, कब करें। सुबह का तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस समय शीतल हवा रहती है और पूरा वायुमंडल शांत रहता है। और अभी अभी पॉजिटिविटी से फिर धीरे धीरे नेगेटिविटी की ओर समाज या दुनिया जा रही होती है, लेकिन वो पॉजिटिव माहौल ही होता है मॉर्निंग का। तो उस समय हमारी सोच ब्रह्मांड से टकराती है या वायुमंडल से, तो एक अच्छी अनुभूति के साथ सवेरे का समय बहुत बेस्ट है। वो भी समय 5 से लेकर आप 7 बजे तक सबसे बेस्ट है, क्योंकि गर्मी के और अभी बरसात के मौसम है
तो इस मौसम में ये, और शाम के समय अगर आप करते हैं तो शाम के समय भी वही 6 से 7 वाला समय ही मुकर्रर है। 5 बजे तो गर्मी ही रहती है, लेकिन शाम वाले में एक परेशानी होती है, दिन भर के तनाव थकाव को दूर तो करता है वायु स्नान या जो भी हम योगिक क्रियाएं या प्राणायाम करते हैं, लेकिन एक उसमें गड़बड़ी होती है कि दोपहर का खाना हम ज्यादातर 1:30 से 3 बजे के अंदर में लेते हैं, तो इस 3-4 घंटे में भोजन पाचन नहीं हो सकता। अगर भोजन क्लियर नहीं हुआ है, पाचन नहीं हुआ है, ऐसे में आप प्राणायाम या विग्रेसली दौड़ना भागना करते हैं तो वो हमारी पाचन क्रिया कुछ कमजोर माने डिले हो सकती है। तो मॉर्निंग का बहुत अच्छा है, सारे दिन के लिए खुराक मिल जाएगी, सारे दिन के लिए हवा का तत्व मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट कर लें, आधे घंटे हवा स्नान कर लें, जिसमें कि सब कुछ भी कहीं भी फंसना नहीं है। हमने प्राणायाम तो किया ही नहीं, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, आप सिंपल तो चले ना, अपने आराम से पैदल पैदल चलते रहे, वो भी प्राणायाम। मन को शांत रखकर हवा को केवल सेवन करना है। जाड़े के मौसम में थोड़े अच्छे वस्त्र पहनकर हवा का सेवन करें, उस समय भी आपको उंगलियों को बंद करना और खोलना है, क्योंकि हमारी ये नर्व एंडिंग है, यहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है पूरे शरीर में जो हवा का तत्व है। नहीं तो टिप्स ठंडे होंगे और गर्मियों में गर्म होंगे, तो जब थोड़ा सा हम इसको ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं हाथों को, तो ये पूरे गर्माहट और खून खून का जो संचार है हवा में मिलता है, आराम बहुत बनता है। तो ये कर लें और आराम से चलें। जाड़े में भी कर सकते हैं, जाड़े में भी हवा की उतनी जरूरत है, क्योंकि जाड़ों में तो ज्यादातर ना चाहते हुए भी घरों को बंद रखना पड़ता है। तो सुबह के टाइम अच्छे वस्त्र पहनकर आप प्राणायाम वगैरह ऐसी क्रियाएं करें या वॉकिंग करें, हवा स्नान करें। हवा का तो बहुत बड़ा योगदान है। जब तक किसी चीज को हम पूर्ण इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो घर में सोते रहेंगे। कितने थोड़े से लोग सुबह में बाहर दिखाई देते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं, देर रात तक जगते हैं और देर सुबह तक सोते हैं। ना उन्होंने सूर्य देखना है, ना हवा देखना है, ना आकाश देखना है। जब ये चीज देखना ही नहीं तो फिर उन्हें तो एक ही चीज देखना पड़ेगा, रोग और अस्पताल, है ना। रोग देखेंगे या फिर डॉक्टर को देखेंगे, है ना। अपने डॉक्टर कैसे बनेंगे, अपनी जीवन शैली को कैसे सुधारेंगे। तो उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जहां आप रह रहे हैं वहीं का प्रबंध कुछ करें। खिड़कियों को खोलें, पर्दों को भारी लगाया है तो उनको हल्का करें। बहुत घरों में बहुत भारी, दोपहर के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे रखें कि रात और सुबह कम से कम घर के अंदर खुली हवा आए। भले धूल भी आए, आने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बंद जो कमरे हैं उसमें जो मेरी अपनी ही श्वास, दूषित श्वास बार बार निकलती है, उसी को एक्सेल इनहेल जब हम करते हैं तो बहुत। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए भी अच्छा, वो वायु स्नान ही करते हैं। कोई भी मंत्र का उच्चारण, चाहे आप ओम ले लें या कुछ और मंत्र भी ले लें, गुरु को ही कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब उसमें भी आप देखो, हम बोल रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं, बहुत हड़बड़ 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 बोलेंगे तो हल्की हल्की सांस जाएगी। थोड़ा ठहर ठहर कर बोले, सांस अंदर जा रही बाहर आ रही है ना। छोटे बच्चे का जैसे पेट फूलता है, जब वो सोता है तो पेट फूलता है और अंदर जाता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, वो ऐसे सांस, गहरी सांस वो लेता है। हम छिछली सांस लेते रहते हैं और यही लेते लेते हमारी आदत बन जाती है, तो फिर हम वैसी सांसों में ही रहते हैं। तो ये समझ कर चलना है कि कैसे हमें श्वास को लेना है। अच्छा, अभी हम ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे, मैंने कल ही आके थोड़ा सा वर्क कर लिया था क्योंकि इस हफ्ते तो मैं थी नहीं, तो किस तरीके से हम प्राणायाम करें उसका एक पार्ट हम बता देते हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी है, कुछ और करें ना करें। बहुत सारे आजकल जो योगासन होते हैं उसके लिए कई बार हम क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि अहिंसक ढंग से ही करना है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो कर सकते हैं, कुछ आसन बहुत अच्छे लाभ देते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, तो मुझे तब अंदाजा लगा है, तभी मैं बोल रही हूँ। इसके पहले जब नहीं करती थी तो हमें नहीं अंदाजा था, लेकिन कुछ आसन बहुत अच्छे हैं और कुछ आसन ऐसे जो अलग अलग उम्र के लोग भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, लेकिन आसन का राजा जो है वो प्राणायाम ही है। तो प्राणायाम 4 प्रकार से किस तरीके से हमें करना है ये भी बहुत से लोग जानते हैं, केवल अनुलोम विलोम ही जानते हैं प्राणायाम के नाम पर, लेकिन प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं, है ना। प्राणायाम में आता है चंद्रवेदी प्राणायाम, सूर्यवेदी, और कौन से मौसम में क्या करना है, ये सब मैंने थोड़ा गहराई से पढ़ा जाना और जो प्राणायाम कराते हैं उनका संग किया तो ये समझ में आया और उसकी गहराई को समझा, तब आपको ये बात बता रही हूँ। वैसे पहले तो मैंने ये सब नहीं किया था। तो जैसे गर्मी के दिनों में है तो हमारी 2 नाड़ियां मुख्य होती हैं, इंडला और पिंडला, जो शास्त्रों में भी बताई गई। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे भी, लेकिन जो इंडला होती है वो चंद्र नाड़ी कही जाती है, जो हमारी ये इस तरफ की बाई नाक है, बाई नाक को से जब हम श्वास भरते हैं, बाई नाक से जब श्वास भरें तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो बार बार उसी तरफ से श्वास को लेना है और दाहिनी तरफ से छोड़ना है।
फिर दोनों को बंद किया, फिर बाईं से भरा और दाईं से छोड़ा। तो ये हुई हमारी चंद्रवेदी प्राणायाम। एक सिंपल सा है, बहुत सरल है ये। और इससे क्या है कि पूरे शरीर में चंद्रमा का गुण शीतलता आती है, और इन दिनों उसी की जरूरत है क्योंकि पसीना बहुत आता है। तो एक सिंपल अनुलोम विलोम के अलावा ये है, इसमें एक ही तरफ से सांस लेना और दूसरी तरफ से छोड़ना है। दोनों को बंद किया, फिर खोला, एक तरफ से सांस लिया, दूसरी तरफ से छोड़ा, बार बार ये 4-5 बार प्रक्रिया कर ली। फिर अब आया सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम में हमने क्या किया, पहले बाईं तरफ से लिया था, अब दाहिनी तरफ से हम सांस को लेंगे। दाहिनी तरफ से बार बार हम सांस को लेंगे, दबा के रोकेंगे और फिर खोल देंगे, छोड़ देंगे, फिर दाहिनी तरफ से लेंगे, फिर बाईं तरफ से छोड़ देंगे। दाहिनी तरफ का मतलब ये अंग हो गया हमारा पूरा सूर्यवेदी, और जो बायां अंग है वो हो गया चंद्रवेदी। इंडला और पिंडला, दो नाड़ियां, पिंडला माने सूर्यवेदी वाली, सूर्य तत्व तो एक्टिवेट होता है। तो सूर्य ज्यादा अगर एक्टिवेट हो जाता है प्राणायाम या किसी योगासन के द्वारा, तो गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा आने लगता है। इसलिए चंद्रवेदी प्राणायाम पहले किया जाता है, फिर उसके बाद सूर्यवेदी प्राणायाम। लेकिन इसको आता है समझ में तो ठीक है, नहीं भी आए तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके पीछे ही लग जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग करते हैं ये उनके लिए, जो नहीं करते हैं वो भोजन सुधार करें, मन को साफ रखें, सिंपल वॉक करें, इसी में उनका प्राणायाम होगा, क्योंकि हर चीज में हमारी शक्तियां खर्च होती हैं। पर जो स्वामीनाथन जी ने प्राणायाम बताए हैं जिसमें कि रेचक की क्रिया पहले आती है, रेचक माने होता ही है निकालना। तो अपनी श्वास, नाक को बंद करके श्वास वायु को बाहर फेंकना, अंदर की गंदगी को बाहर फेंकना, रेचन क्रिया, बाहर निकालना। फिर बाह्य कुंभक, फिर भरना, फिर भरने के बाद फिर रोकना, दोनों को बंद करके रोकना। रोकने में क्या होता है, 1 सेकंड जब हम रोकते हैं तो रोकने में अंदर की जो वायु है एक्सचेंज होती है इन द मीन वाइल, और उसके बाद फिर से रेचक करना। रेचक से ही शुरू किया और रेचक पे ही खत्म किया, मैंने निकाल दिया। रेचक से निकाला, फिर पूरा बाह्य कुंभक भरा, भरने के बाद रोका और रोकने के बाद फिर निकाल दिया। एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से किया। तो ये सिंपल प्राणायाम तो ऐसा ही होता है, और इसमें काफी अच्छे से एक्सचेंज होती है और हल्कापन आता है। एक बार में क्रिया 5 बार कर लें या जितनी बार, जैसे व्यक्ति अपनी शक्ति के मुताबिक करें। लेकिन जो इसको साइंटिफिकली स्वामीनाथन जी ने जो बताया है वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ, बड़े आराम से, ताकि आप उसको समझ सकें उस क्रिया को और उससे लाभ उठा सकें, है ना। तो ये तो हमने बता ही दिया, शांत और हरियाली के वातावरण में करना है ना। प्राणायाम क्रिया रेचक से आरंभ कर रेचक में ही समाप्त करें, ये स्वामीनाथन जी कहते थे। प्राणायाम को रेचक से इसलिए आरंभ करते हैं ताकि किसी भी समय फेफड़े में जो कुछ गंदी हवा रहे उसके निकालने के पश्चात ही यदि पूरक की क्रिया की जाए तो अधिक ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता बनती है, अधिक ऑक्सीजन हम ले पाते हैं। प्राणायाम समाप्त करते समय रेचक का प्रावधान इसलिए है, क्योंकि शुरू में भी किया बाद में भी करना है, वो इसलिए है कि आंतरिक कुंभक के समय फेफड़े में जो आंतरिक कुंभक जब हमने भरा गंदी हवा रही होगी वह निकाली जा सके। एक प्राणायाम क्रिया समाप्त होगी, कहाँ पर, रेचक से शुरू होकर और रेचक से खत्म होकर एक प्राणायाम क्रिया समाप्त होगी। यहाँ जिस प्रकार के प्राणायाम का सुझाव है वो अहिंसा के तत्व पर ही आधारित है ना, अहिंसा के तत्व पर आधारित। श्वास क्रिया शरीर की क्षमता से अधिक ना होना ही अहिंसा। अहिंसा की परिभाषा भी बताई कि जो हम श्वास की क्रिया करते हैं वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि हम कई बार लोग बहुत तेजी तेजी से ऐसे सांस लेते हैं तो उससे हमारी शक्तियां ज्यादा वेस्ट जाती हैं। हमें शक्तिवान बनना है, ना कि शक्ति को वेस्ट करना है। धीरे धीरे प्राणायाम करने से नाड़ियों के नियंत्रण में उन्नति होती है। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे भरें, रोके। इसमें भी एक क्रिया है, जब भरते हैं तो 4 के उसमें भर लें, हल्के हल्के से 4 की गिनती गिने और भर लें, और जब निकालते हैं तो 6 के उसमें रेचक कर लें, निकाल दें। 4 और 6 का एक है बहुत अच्छा, जो मतलब हम करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। श्वास द्वारा फेफड़ों के अंदर ले जाई गई वायु को कुछ क्षण तक, अब धीरे धीरे तो कर लिया, अब जब वायु को जो अंदर हमने भरा उसको दबा के हमको रोकना भी है ना। श्वास द्वारा फेफड़ों के अंदर ले गई वायु को कुछ क्षण तक अंदर रोकने का उद्देश्य फेफड़ों के अंदर की वायु और प्राणायाम द्वारा वातावरण से ले अंदर ली गई वायु को एक्सचेंज करना। वो जो मैंने बताया आपको, एक्सचेंज इतनी देर में हो जाता है, अंदर फौरन एक्सचेंज होता है। गंदी वायु को बाहर फेंकना और अंदर चली जाती है अच्छी वायु। प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं जो अभी ऊपर बात की गई है, क्योंकि प्राणायाम तो जो बीमार हैं उनके लिए भी ठीक है, लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं,
लेट के भी हम भी लेट के भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारों को ही लेट के करना है। लेटने वाला अनुभूति अलग है, बैठने वाली अनुभूति अलग है, खड़े होकर अनुभूति अलग है। तो हर ढंग से जो किया होगा वो बता सकेगा। प्राणायाम की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है रेचक। रेचक का मतलब समझ गए, जब तक अर्थ क्लियर नहीं होगा तब तक करने में मन क्लियर नहीं हो पाएगा। रेचक का मतलब है श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालने की क्रिया। बाह्य कुंभक। कुंभक कुंभक माने घड़े को कहते हैं ना। नाक के दोनों नथुनों को बंद करके श्वास को शरीर से बाहर रोकने की क्रिया। शरीर से बाहर, अब बाहर की हवा अंदर नहीं आने वाली, अंदर वाली हमने रोक ली, अब बाहर रोक दिया ना, बाहर वाली अंदर नहीं जा रही है, तो उसको रोकने की क्रिया। इतने में तो एक्सचेंज होगा। आंतरिक कुंभक, फिर उसके बाद आता है आंतरिक कुंभक। नाक के दोनों नथुनों को बंद करके सांस को शरीर के अंदर रोकने की क्रिया। एक बाहर रोकने की क्रिया, एक अंदर रोकने की क्रिया, एक रेचक की क्रिया। तो ये हो गई कितनी क्रियाएं? 4 हो गई ना। रेचक हुई, बाह्य कुंभक, पूरक, फिर पूरक मैंने भर लिया, फिर आंतरिक कुंभक, ये 4। आंतरिक कुंभक में नाक के दोनों नथुनों को ऐसे बंद किया और श्वास को शरीर के अंदर रोकने की क्रिया। इन चारों क्रियाओं को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। इन चारों क्रियाओं को अपनी अपनी समय खुली ताजी हवा में प्रातःकाल या सायंकाल ही करना है। प्राणायाम क्रिया से उचित लाभ के लिए रेचक क्रिया बताया गया है। उचित लाभ, गंदी चीज जब निकलेगी तभी ना है, क्योंकि रेचक को सही ढंग से करने से फेफड़ों में पूरक करने के लिए, रेचक जब निकाल दिया, गंदी जगह बन गई, तो पूरक करने के लिए पर्याप्त स्थान बन जाता है ना। पर्याप्त स्थान जब बन गया तो फिर तो लाभ ही लाभ है, फिर तो लाभ मिलना ही मिलना है ना। तो इस तरीके से ये हमारे प्राणायाम है, जो सिंपल, जो स्वामीनाथन जी ने बताए हैं। नहीं तो आप केवल सिंपल जो चलते हैं उसमें भी भागना नहीं, कई लोग बहुत भागते हैं, भागते माने जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग भी नहीं, हर काम बहुत नॉन वायलेंटली, सहजता पूर्वक, मतलब कि वो कि जो हम रोज कर सके। अब हम भागते भागते रहेंगे तो दूसरे काम के लिए हम थक जाएंगे, फिर हमको रेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। और जो योगिक क्रियाओं में आसन जो किए जाते हैं, उनमें भी कुछ जो प्राणायाम या आसन है, जैसे बालक आसन है, मंडूक आसन भी है। कुछ आसन ऐसे जो स्वामी जी ने भी किताब में अपने लिखे हुए हैं, वो आराम देते हैं। वो आसन तो आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस पे हम कुछ बता भी सकते हैं लेकिन ज्यादा तो नहीं बता सकते। फिर एक होती है, एक तो ये प्राणायाम आपने किया, एक होती माइंड के लिए, क्योंकि आज सभी चिंताओं में है, बात बात में उलझ जाते हैं, बात बात में हम उलझ जाते। देखो, चाहे हम हो चाहे आप हो, ऐसा नहीं कि हम आदर्श बातें बता रहे हैं तो आदर्शवान ही पूरे बन गए। हम भी उसी सीढ़ी से चल रहे हैं, उतर रहे हैं, आप भी उसी पे चल रहे हो, है भाई, ठीक है, हम भी अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा ना समझें कि जो बता रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट तो परमात्मा ही है। हर दिन अपनी चेकिंग करो और चेंज करो। ये उमंग उत्साह रखना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। सिर्फ अपनी गलतियां तो होंगी, फिर हमें लगे हाँ मैंने यहाँ गलती की, हमें ये सुधारना है, और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, तो ऐसे हल्के होते चले जाएंगे। तो जो मन मस्तिष्क इतना कमजोर है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि नर्व के अंदर जो नाड़ी संस्थान है उसको तरह तरह से बहुत सारी चोटें लगती रहती हैं। चोटें माने कभी संबंधों के द्वारा, कभी वस्तुओं के द्वारा, अनेक प्रकार से चोटें जो लगती हैं, तो उससे नर्व की ताकत कम होती है। नर्व की ताकत कम होते ही खून के अंदर मिलावट आने लग जाती है, खून शुद्ध नहीं बहता, तो जो अलग टिश्यूज वगैरह काम करें उनको ठीक से पगार नहीं मिलती, माने उनको ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो सारी व्यवस्था, इकोलॉजी बिगड़ने लगती है। तो इसके लिए आप सिंपल प्राणायाम ये तो करें ही, बहुत अच्छा आरामदेह है। और कई बार जैसे भ्रामरी भी हम कर सकते हैं, भ्रमर की तरह थोड़ा सा बोलने से। पहले मुझे लगा कि भ्रामरी नहीं, लेकिन भ्रामरी जब किया तो उसमें मतलब मेन जो मुझे समझ में आया कि भ्रामरी से लाभ हानि छोड़ो क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी प्राणायाम जो उसके अंदर की जो बात है, वो जो मैंने समझी है, वो ये है कि जब हम प्राणायाम भी करते हैं ऐसे वाला, या भ्रामरी कर लेते हैं ऐसे बंद करके, हमने तो झट से करके ऐसे बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना है। थोड़ी सांस पहले भरनी है, फिर भ्रामरी करनी। चलो हमें तो आदत है, तो हमने ऐसे करके भी अभी बता दिया। अब इसमें जो गहरी बात यह है कि जब हम भ्रामरी कर रहे हैं तो क्या है, उसकी आवाज सुन रहे हैं। सुन कौन रहा है? हम सुन रहे हैं। किसकी आवाज सुन रहे हैं? अपनी आवाज सुन रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, प्राणायाम करते समय, चलते समय, किसी काम में करते समय, ऑफिस में वर्क करते समय, किसी से बातचीत करते समय, भले हम स्थूल में कर रहे हैं, लेकिन
जब दुनिया से थोड़ा सा कट के वहीं पर सट के बातें करते हैं, योग युक्त होकर, युक्ताहार विहार से कहा गया ना, योगस कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म की कुशलता को बढ़ाता है। अब योग की कहीं नहीं पता है, तो जब हमने भ्रामरी किया या वैसे प्राणायाम किया तो क्या हुआ कि हमने अपनी आवाज सुनने में बुद्धि हमारी लग गई, मन वहीं पर लग गया, अनुभूति में चली गई, तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर की दुनिया से कट गए। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये करना है, वो करना, ऑफिस जाना, यहाँ जाना, सब तरफ से कट गए। और जैसे ही कटे वैसे एनर्जाइज हो गए, हल्कापन आ गया। तो बात की बात में यही समझ के आई कि एकांत क्यों बताया, कि एकांत में बैठ के, एकांत माने आप भीड़ में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, बैठे रहो, हम भी बैठते हैं, लेकिन वहां पर एक अपने साथ बैठो। ग्रुप में भी किसी को मत देखो वो कैसे कर रहा है, आप अपने आप को देखो, एकांत में बैठो, एकदम शांत होके बैठो, है ना, हवा का सेवन करते हुए बैठो, तब उससे गहरे लाभ मिलेंगे। और बंद कमरों में, जो आजकल बिजनेस चला हुआ है, बंद कमरों में प्राणायाम, योगासन, बड़े बड़े हॉल में एसी लगाकर करवाए जा रहे हैं, ये सब सिखाने के लिए हो सकता है ठीक हो, सीखने के लिए हो सकता है ठीक हो, है ना, लेकिन करने के लिए ठीक नहीं है। करने के लिए आपको अपना स्थान चुनना पड़ेगा, उस स्थान को चुनकर, उस स्थान पर जाकर प्रकृति का संसर्ग साथ लेकर और हम इस प्राणायाम को करें और अपने खून को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने तन को शुद्ध करें। और जब ये सब चीज शुद्ध होगी, अशुद्धि निकलने लगेगी, तो फिर क्या है, फिर तो निरोगी हो ही जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ मिल ही जाएगा। जो कहा जाता है कि हेल्थ मतलब सेहत का बढ़ना ही बीमारी को भगाना है, तो सेहत को बढ़ने में हवा हमारी बहुत मदद करती है। आगे इसमें कुछ और चीजें अभी बची होंगी, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफी। शांति।